इला भट्ट, आप लोगों में से कम ही लोग होंगे जिनके दिमाग में ये नाम होगा। लेकिन भारत की राजनीति की अगर मैं पिछले 3 दशकों की बात करूं तो यकीन मानिए ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर मैं 2007 से 2019 के बीच की बात करूं तो वहाँ इस नाम के कई किस्से हैं, कई कहानियाँ हैं और ये नाम आपकी कल्पनाओं से परे है जो कुछ इस नाम ने किया। इला भट्ट जो 1986 से 1988 राज्यसभा की सदस्य रही। इला भट्ट जिसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कार दिए गए। आखिर कौन थी इला भट्ट और वर्तमान में दिल्ली चुनाव और भारत सरकार से इस इला भट्ट का, जिनकी 2022 में मृत्यु हो चुकी है, क्या संबंध है? आज बात इस पे, आज बात डीप स्टेट के भारत के भीतर के षड्यंत्रों पे। कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पे। हम इला भट्ट और डीप स्टेट की भारत में कारस्तानियों पे आए, उससे पहले मैं आपको कुछ चमत्कारिक आंकड़े बताना चाहूँगा और उनके पीछे की वजह भी। आपने ढेर सारे समाचार पत्रों में या न्यूज़ पे या सोशल मीडिया पे उन आंकड़ों के विषय में सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो आंकड़े देती हैं और जिन पे देश के अंदर पॉलिटिक्स होती है। हंटर इंडेक्स आ जाता है आपका, प्रेस फ्रीडम को लेके आंकड़े हैं, ह्यूमन राइट के आंकड़े हैं, आपका चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज के आंकड़े हैं और उनमें एक और सबसे चमत्कारिक आंकड़ा होता है हैप्पीनेस इंडेक्स का आंकड़ा। और उन्हें मैं चमत्कारिक आंकड़े क्यों कह रहा हूँ उसके संबंध में मैं आपके साथ पहले कुछ जानकारी शेयर कर देता हूँ, फिर आगे की बात पे आएंगे। जिन आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं में से एक होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये दुनिया में मीडिया को मिली हुई स्वतंत्रता पर आंकड़े देता है कि इस देश में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, कितना स्वतंत्र होकर के बिना दबाव के मीडिया काम कर रहा है। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो वर्तमान रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, हमसे कुछ दूरी पे एक देश है सऊदी अरब। इन देशों में प्रेस को स्वतंत्रता भारत से ज़्यादा मिली हुई है। और पाकिस्तान, जहां अभी 10 दिन पहले सारे यूट्यूबर्स को वहां की सेना ने उठवा लिया, जो आपको अक्सर यूट्यूब पे अलग अलग चैनलों पे दिख जाते होंगे, वो आजकल लापता है। फिर वो सना अमजद हो, शोएब चौधरी हो, नायला पाकिस्तानी हो, वगैरह वगैरह, कई बहुत सारे नाम थे और ये सारे के सारे यूट्यूब से गायब कर दिए गए। अब ये पाकिस्तान से गायब किए गए हैं या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन कुल मिला के ISI के बुलावे पे इन्हें जाना ही पड़ा और उसके बाद से दिखाई नहीं दिए। उस पाकिस्तान में जहां पूरी तरह से न्यूज, ISI का जो सेंसर बोर्ड है वो तय करता है कि क्या समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए, क्या नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ISI वहाँ कह देगा कि एयर स्ट्राइक में कौवे मरे हैं तो वहाँ का मीडिया चिल्लाएगा एयर स्ट्राइक में कौवे मरे हैं। उस पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो भारत से ऊपर है। सऊदी अरब की मैं बात करता हूँ। सऊदी अरब में जो असंख्य न्यूज़ चैनल हैं वो सऊदी राज परिवार और जो आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का शाही परिवार है, उनके आधिपत्य वाले। जैसे सऊदी सरकार का मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है और इसके कई चैनल हैं जो सऊदी अरब में समाचार दिखाते हैं या टीवी पर प्रसारित होते हैं। मूल स्रोत जो सऊदी में समाचारों का है लोगों के लिए यही है। अल अरबिया, NBC 1 आदि जो चैनल हैं वो इसी के। तो कुल मिला के वहाँ के जो न्यूज़ चैनल वगैरह हैं वहाँ की शाही परिवार की मिल्कियत है और उन्हीं द्वारा प्रसारित खबरें वहाँ पे जनता देखती है, सुनती है। इसके अलावा शाही परिवार के विरुद्ध बोलने वाले पत्रकारों के क्या हश्र हुए हैं ये भी दुनिया में किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और उस सऊदी अरब की रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में सब 180 देशों में 84वीं है। पाकिस्तान की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग 180 देशों में 152वीं है। और भारत की, जहां पत्रकार दिन रात आराम से वर्तमान प्रधानमंत्री को भी गालियां देते हैं, जहां राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों की सुई 2002 से आगे आज तक बढ़ नहीं पाई है, उस देश में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
के आंकड़े बताते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का इतना बुरा हाल है कि हम 180 देशों में 159वें नंबर पे हैं। आगे चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लिए ये रैंकिंग देता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम का एक संस्थान, और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के जो मालिक या संस्थापक रहे उनका नाम है रॉबर्ट मेनार्ड। रॉबर्ट मेनार्ड फ्रांस की रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, बड़े नेता रहे और उद्यमी भी रहे, मीडिया कर्मी भी। ध्रुव वामपंथी सोच के व्यक्ति हैं, और उसके अलावा रॉबर्ट की गिनती डीप स्टेट के करीबी लोगों में भी होती है। ऐसा ही एक और आंकड़ा है जो वैश्विक संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, वह है वर्ल्ड एकेडमिक एंड वुमेन फ्रीडम का। अब आपको इस मामले में बड़ी आश्चर्य होगा जान के कि आंकड़ा शैक्षणिक संस्थाओं और महिलाओं की स्वतंत्रता आदि पे आंकड़े जारी करता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में कितनी स्वतंत्रता है पढ़ाई लिखाई की, सरकार का कितना प्रेशर है अपने नैरेटिव को लेकर। सब 179 देशों में 161वें नंबर पे है भारत, और पाकिस्तान 119वें पे। वो देश जहाँ मदरसों में पढ़ाया जाता है कि धरती चपटी है, वो देश जहाँ बच्चों को रटाया जाता है स्कूल में कि 1965 और 71 की जंग हम जीते थे, भले 90,000 सिपाहियों ने हमारों ने सरेंडर किया था लेकिन जीते हम थे। उस देश में एकेडमिक स्वतंत्रता भारत से बेहतर। इवन पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, चलिए मान भी लेते हैं कि शायद एकेडमिक स्वतंत्रता के मामले में और महिलाओं को स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान शायद भारत से बेहतर होगा, लेकिन बदतरीन स्थिति ये है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस इंडेक्स में भारत से अफगानिस्तान ऊपर है। तालिबान शासन औरतों को और वहाँ के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें भारत से ज़्यादा आज़ादी दे के रखता है। वो तय नहीं करता है कि औरतें क्या करेंगी, वो तय नहीं करता है कि शिक्षण संस्थाओं में क्या पढ़ाया जाएगा। यानी कि ये रैंकिंग अफगानिस्तान को भारत से ऊपर रखती है। इसके बाद आते हैं साहब रिचर्ड लेयार्ड की जनित हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ तो मामला और भी भयावह है। इस आंकड़े का तो, इस रिपोर्ट का तो आज तक कोई और छोर ही किसी को नहीं पता कि इसका बेस क्या है, ये कैसे तय करते हैं कोई कैसे खुश है। क्योंकि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी ये नहीं मानेगा कि सीरिया और इराक में लोग भारत से ज़्यादा खुश हैं। कोई मनोरोगी ही होगा जिसे ये लगता होगा कि जहाँ पे लोगों के सरेआम सर कलम किए जा रहे हैं, जहाँ लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाया जा रहा है, जहाँ कई सालों से जंग का माहौल है, जहाँ रोज़ बमबारियाँ होती हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया जाता है, उन देशों में जहाँ जो जिहाद की आग में जल रहे हैं, उन देशों में नागरिक, एक लोकतांत्रिक देश जो कि विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, वहाँ के नागरिकों से ज़्यादा खुशी है उन देश के। अगेन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने नाम लिया रिचर्ड लेयार्ड, ये ब्रिटेन की लेबर पार्टी का बड़ा नेता रहा है, घोर कम्युनिस्ट है, और आपके जॉर्ज सोरोस के करीबी सहयोगी माने जाने वाले जॉन हैलीवेल के दिमाग की उपज है ये संस्था, इन दो लोगों की, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करती है। जॉन स्विनेन की तैयार की हुई ग्लोबल 100 इंडेक्स, जॉन स्विनेन का पूरा एनजीओ जो चलता है जॉर्ज सोरोस के पैसे से ही चलता है, और जो ये साहब जॉन स्विनेन हैं ये भी फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन के जो किस्से अभी निकल के आ रहे हैं उन्हें तो आप जानते ही हो। अब हम वापस आते हैं इला भट्ट में। इन सबसे इला भट्ट का क्या ताल्लुक? इला भट्ट सूरत में, गुजरात में टेक्सटाइल की लेबर यूनियन की नेता हुआ करती थी, वहाँ से इसने अपना कैरियर शुरू किया, और जब गुजरात में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उससे पूर्व में ये कांग्रेस में अपनी अच्छी पैठ बना चुकी थी। और जो एनजीओ का एक पूरा जाल है भारत भर, जिनके लिए तरह तरह के शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, और जो विदेश से फंडिंग लेता है और उसी फंडिंग पे जिनके सारे कृत्य कारनामे चलते हैं, उस एनजीओ के जाल की सोर्स ऑफ इनकम थी इला भट्ट। इला भट्ट ही थी जिसके जरिए विदेशों से मोटा पैसा इन एनजीओ तक पहुंचता था, और ये उनके कहे अनुसार काम करते थे अलग अलग फील्ड में। इला भट्ट की काबिलियतों और तारीफों में सबसे बड़ा कारनामा ये है कि 2002 में
जो हुआ गुजरात में, उसके बाद जो कानूनी दाव पेच चले गए, इंटरनेशनल लेवल पे जो इतनी चर्चा और खर्चा और पर्चा चलता रहा, उसके पीछे जो गुरु थी वो इला भट्ट थी। तमाम नाम आते हैं जिन्होंने मोदी के अगेंस्ट में उस समय काम किया, जिनमें संजीव भट्ट है वहाँ का अधिकारी, ये रिलेटिव है इनका। और आपका कई और संस्थाएं थी जो लगातार कोर्ट में और अलग अलग फोरम पे मोदी के अगेंस्ट आवाज उठा रही थी। इन सब के पीछे पैसा और दिमाग इला भट्ट का था। और इला भट्ट ये किसके निर्देश पे कर रही थी? इला भट्ट दरअसल डीप स्टेट का ही एक संस्थान है जिसे द एल्डर्स कहा जाता है। द एल्डर्स में ये भारत में मामूली सा कहा जाने वाला नाम सदस्य था। अब ये द एल्डर्स क्या करता है? द एल्डर्स दुनिया भर के जो रिटायर्ड राष्ट्र प्रमुख हैं उनका संस्थान है। और ये लोग दरअसल सत्ता तो छोड़ देते हैं नियमों कायदों के चलते, लेकिन उसके बाद बैठ के सत्ता पे अपना नियंत्रण रखते। ये द एल्डर्स उपज था अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के दिमाग की। जिमी कार्टर अभी मरे हैं 2025 की शुरुआत में, और जिमी कार्टर के दिमाग की उपज था द एल्डर्स। इसमें कोफी अन्नान, आपका बान की मून, इसमें आपके नेल्सन मंडेला भी थे, इसमें आपके डेसमंड टूटू भी थे। तो इन बड़े बड़े वैश्विक नामों ने मिलके द एल्डर्स नाम की ये संस्था बनाई, जिसके लिए फंडिंग डीप स्टेट करता था। अब डीप स्टेट क्या है इस पर हम फिर किसी दिन आएंगे। क्या है टॉप 300, किन लोगों से? जॉर्ज सोरोस भी डीप स्टेट के क्लर्क की हैसियत रखते हैं। एक्चुअल में डीप स्टेट क्या है इस पर हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। तो डीप स्टेट का संचालित जो द एल्डर्स था, उसमें पहले ये नेता बैठे। इन नेताओं ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहे जाते हैं, जो विकासशील देश है, उनके बहुत से जो मीडिया संस्थान थे या एनजीओ थे, उनके लोगों को भर्ती किया, जिनमें पाकिस्तान की एक मशहूर हस्ती है, आपके बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में वहाँ की सरकार के प्रमुख हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट में भी द एल्डर्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो मोहम्मद यूनुस भी एल्डर के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा भारत की इला भट्ट एल्डर्स की मेंबर थी, और द एल्डर्स के निर्देश पर इला भट्ट यहाँ काम कर रहे। 2014 के बाद भी इला भट्ट की गतिविधियाँ लगातार चलती रहीं। सरकार के विरोध में, भारत के विरोध में नए नए षड्यंत्र आते रहे, और जो भारत का लगातार इस तरह की रैंकिंग में नीचे जाना, ये यहीं से संचालित हो रहा। इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इला भट्ट के ही प्रिय शिष्य हैं अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, इन सबकी गुरु थी इला भट्ट। और अन्ना बेचारे का तो काट दिया इन लोगों ने, अन्ना हजारे का। एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने के पीछे इला भट्ट और द एल्डर्स का हाथ। मैं एग्जांपल बताता हूँ कि इनका काम करने का तरीका क्या है और इनका रवैया क्या है। आपका 2014 के बाद चाइल्ड मैरिज, द एल्डर्स की ही एक संस्था और है जिसको गर्ल्स नॉट ब्राइड कहते हैं, और ये चाइल्ड मैरिज पे दुनिया भर में काम करने का दावा करती है। इसकी सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ भारत में। और सोचिए, भारत में अगर हम राजस्थान को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में चाइल्ड मैरिज अब कम से कम गंभीर समस्या की स्थिति नहीं है। बहुत कम चाइल्ड मैरिज होती हैं, और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो ना के बराबर ही बचा है। तो ये संस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार में चाइल्ड मैरिज पर लगातार काम कर रहे थे गांव-गांव में। साहब डेसमंड टूटू जैसे लोग भारत घूमने आए किस लिए कि चाइल्ड मैरिज रोकी जाए। लेकिन गर्ल्स नॉट ब्राइड ने कभी भी किसी इस्लामिक देश में जाके काम नहीं किया। ये इराक नहीं गए, ये यमन नहीं गए, ये सीरिया नहीं गए, जहाँ 7 साल की, 9 साल की, 10 साल की बच्चियों के साथ 30 साल 35 साल के लोग विवाह करते हैं, निकाह करते हैं। उन देशों में इन्हें चाइल्ड मैरिज नहीं नजर आई, और इन्होंने बड़ा स्पष्ट इस चीज़ को मीडिया के सामने स्वीकार किया कि साहब वो उनका रिलीजियस मामला है, हम किसी की आस्था में
हम किसी के धार्मिक रवायतों में दखल नहीं देते। अगर एक धार्मिक रवायत एक 7 या 9 से 10 साल की बच्ची को विवाह कर उसके साथ रेप करने की परमिशन देती है तो उसे धार्मिक रवायत के तौर पर तो नहीं गिना जा सकता, मजहबी रवायत नहीं कह सकते उसे। लेकिन इन सो कॉल्ड विश्व के बूढ़ों यानी कि द एल्डर्स को 7, 9, 10 साल की बच्चियों की शादियां या निकाह, बाल विवाह दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर 17.5 साल की किसी लड़की की शादी बिहार में होती है तो वहाँ पुलिस पहुँचाना इनका फ़र्ज होता है, उस लड़की के बाप की फजीयत करवाना इनका फ़र्ज होता है। ये इनकी गतिविधियाँ रही। दुनिया में कई देशों में इन द एल्डर्स ने बड़े बड़े तख्ते पलटे हैं, सरकारों को उखाड़ फेंका है। मिडिल ईस्ट के युद्ध में इनकी बड़ी भूमिका थी, मुस्लिम ब्रदर्स को खड़ा करने में इनकी बड़ी भूमिका। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को बैठाने वाले ये थे। आंग सान सूकी जैसे नेताओं के पीछे ये हैं। आंग सान सूकी भी इस द एल्डर्स की मेंबर है और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप सोचिए कि अफ्रीका के जिन देशों में लोग आज भी बदतरीन स्थिति में हैं, उनको ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत से ऊपर रखता है। पाकिस्तान जो आटे की बोरी के लिए जहां कत्लो गारत मची हुई है, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से ऊपर है, भारत से बेहतरीन पोजीशन रखता है। और भारत जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है हर महीने, और इतना दिया जाता है कि उनके साथ साथ उनके जानवरों का भी पेट भर जाता है, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भुखमरी का शिकार देश है। तो कैसे इंटरनेशनल संस्थान यहाँ के एनजीओज की मदद से भारत और भारत की सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कैसे ये छोटे देशों का तख्ता पलटने का काम करते हैं। श्रीलंका में जो हुआ वो इन्हीं की देन थी। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार का जो हश्र हुआ वो इनकी देन थी। ये तय करते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन दोबारा आना चाहिए। इन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड से दिक्कत नहीं है, इन्हें यूरोप में ग्रूमिंग गैंग जो कर रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है। इनकी दिक्कत है जो नॉन कम्युनिस्ट नॉन सोशलिस्ट विचारधारा की लीडरशिप है अलग अलग देशों में, उसे उखाड़ के फेंक देना। ये उसके लिए काम करते हैं। इला भट्ट 2022 में मर चुकी हैं और वर्तमान में इला भट्ट की कुर्सी खाली है। और शायद यही वजह है कि सरकार को अरविंद केजरीवाल पर फंदा कसने के लिए अब सही समय मिल पाया है। भारत के अंदर हुए किसान आंदोलन के पीछे भी इस द एल्डर्स का बड़ा हाथ। तो ये इंडेक्स किस तरह से लोगों के मन में वहम पलवाते हैं, किस तरह से लोगों के दिमागों से खेलते हैं, किस तरह अपने नैरेटिव पे देशों की सरकारें पलटवाते हैं, ये आप इन इंडेक्स की सच्चाई से समझ सकते हैं। भारत में भी पिछले 10 साल से इनका प्रयत्न यही है कि जो राष्ट्रवादी सरकार गद्दी पे है वो हटे और उसकी जगह कोई केजरीवाल जैसा इनका पपेट वापस गद्दी पे बैठा दिया जाए। मनमोहन सिंह भी इसी कैटेगरी में था। अगली बार जब इस तरह के कोई आंकड़े आप पढ़ें तो कम से कम उन्हें गंभीरता से मत लीजिएगा और सोचिएगा कि किसी इला भट्ट, किसी अरविंद केजरीवाल, किसी योगेंद्र यादव ने भारत के लिए ये आंकड़े इन्हें जारी करने वाले संस्थाओं को दिए हैं और इनका उद्देश्य भारत की स्थिति बताना नहीं, भारत को बदनाम करना और उस बदनामी को कैश करके भारत की सत्ता तक पहुँच। इस पर पढ़िए, इसे जानिए। आगे हम इस पर और भी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।